5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर चुनाव जीती है, कांग्रेस एकमात्र केरल में। इन सब मुद्दों के लिए हमारे साथ हैं आज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कन्हैयालाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक मदन मोहन स्वामी जी। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहता हूं, इस चुनाव परिणाम को किस रूप में आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 24 अप्रैल को फेसबुक पर मैंने 5 राज्यों के संभावित चुनाव परिणामों के बारे में लिखा था और उसमें सबसे पहले बंगाल के बारे में लिखा था। उसमें मैंने ये माना था कि बंगाल में भाजपा को 210 से 252 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी बात ये लिखी थी कि ममता बनर्जी जो है उनकी पार्टी पहली बार 3 अंकों में नहीं पहुंचेगी। तो लगभग वो अनुमान के करीब मेरी बात जाकर लगी, जबकि 200 पार कोई भी नहीं मान रहा था, भाजपा भी नहीं मान रही जी। अब वो दूसरा जो था आसाम का था। आसाम के बारे में मैंने लिखा था कि आसाम में भाजपा 100 को पार कर सकती है, तो वहां पर भी वो 100 को पार कर गई है आसाम में। मतलब तीसरा मैंने इसके पुडुचेरी के बारे में लिखा था। पुडुचेरी के बारे में लिखा था कि वहां मुकाबला कांटे का होगा। तो कांटे का मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन बहुत सरल भी नहीं हुआ, इतना मैं मानता हूँ। और इसके अलावा जो है बाकी जो 2 राज्य हैं, केरल है, केरल में तो सबको ही लग रहा था कि भाई कांग्रेस आएगी। ये एक अलग बात है कि किसी को इतनी उम्मीद बहुत कम लोगों को होगी कि इतने बड़े बहुमत से कांग्रेस वहां पर आ जाएगी, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस वहां पर सत्ता में आई। मतलब अब आप इस परिणाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परिणाम तो ये है कि इससे एक बड़ी चीज जो निकल कर आ रही है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो उनकी लोकप्रियता है या जो उनका राजनीतिक विस्तार है वो रुक नहीं रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं एकमात्र नेता उनको अब तक जो राजनेता हुए हैं, जिनमें वाजपेयी जी भी शामिल हैं, मैं ये मानता हूं कि वो पार्टी का जितना विस्तार उन्होंने किया है उतना किसी भी काल में नहीं हो सका था। उसके कारण कुछ भी रहे हों और उस समय के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन उनका विस्तार बंगाल में हो गया। बंगाल में होने का मतलब ये है कि आसाम, बंगाल और 7 उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जिनमें एक आध राज्य को छोड़कर बाकी में भाजपा की सरकार है। और उन्होंने बार बार ये कहा है कि उत्तर पूर्व को जो है पिछड़ा रखा जानबूझकर, क्योंकि वो बड़ा संवेदनशील इलाका है। चीन की और पाकिस्तान की हमारी वहाँ सीमा मिलती है। और दुख की बात ये है, हालांकि वो उन्होंने अपना सत्य मान लिया, मैं इसके लिए तो एंटोनी साहब की प्रशंसा करता हूँ, पूर्व रक्षा मंत्री जी की। लेकिन दुख की बात ये है कि हमने हमारा विस्तार सड़कों का या अन्य विकास इसलिए नहीं किया कि चीन उस पर होकर के पार आ जाएगा। तो एक भय से मुक्ति जो है भारत को मिली है। भय से मुक्ति मिली है। कन्हैयालाल शर्मा जी, आप प्रदेश के महासचिव कांग्रेस के, कांग्रेस की लगातार बुरी हार हो रही है, इस चुनाव में आपने देखा भी, क्या कहना? मैं विनोद जी न्यूज संभाग को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ज्वलंत जो चुनाव हुए हैं पूरे देश में, अब कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आपको तो शायद नुकसान लग रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि आसाम में भी हम नहीं थे, बंगाल में भी हम नहीं थे। हमने अकल उपलब्धि प्राप्त की है तो केरल में की है, एक राज्य तो हमारे पास आया है। पर मैं टोटल विश्लेषण करना चाहूँगा। बंगाल के बारे में अपन बात करते हैं तो बंगाल 15 साल ममता बनर्जी ने राज किया। एक बंगाल का जो चुनाव है, शुरू से ही, जब से 1 साल 2 साल से चर्चा होती रही है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, पूरी सरकार, पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है ना, SIR के नाम पर जितना उन्होंने माहौल चलाया, लेकिन एक आम चर्चा ये रही कि ED है, CBI है, इलेक्शन कमीशन है,
प्रधानमंत्री है, ये एक महिला के पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे 10 मुख्यमंत्री, 20 मंत्री, 200 विधायक, 200 MP, 500 विधायक, हजारों कार्यकर्ता और लाखों करोड़ों रुपए जो बांट करके एक चक्रव्यूह में जिस तरह से एक लेडी को, ईमानदार लेडी को फंसाया। मैं देखो आज तुलनात्मक दृष्टि से जब मैं पेपर में, अखबार में ये पढ़ता हूँ, वो जैसी सीधी सरल लेडी है ना, जो ईमानदारी से तनख्वाह भी नहीं लेती, जो अपने बेस पर किसी तरह का खर्चा गवर्नमेंट का नहीं कराती, उस जैसी लेडीज को जो चप्पल पहनकर, खादी पहन करके अपना जीवन यापन करती है। पर चलो राजनीति में मैं तो मानता हूँ कि प्रजातंत्र में तो जो हुआ ठीक है, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद, ये लोकतंत्र तो है, लेकिन जिस ढंग से लोकतंत्र को खराब करके, संवैधानिक संस्थाओं को खराब करके, तब से आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन पर हमेशा आरोप लगे हैं कि वो जिस ढंग से चुनाव करा रहे हैं, जिस ढंग से वोटर लिस्ट बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट तक कहा था इन लोगों का नाम जुड़वाने के लिए, आपने SIR में तलतर चली होगी, पर 14 लाख या 15 लाख, 20 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात के लिए भाई इनके नाम जुड़ने चाहिए। लास्ट में भी इलेक्शन कमीशन कहते रहे नाम जुड़ जाएंगे, लेकिन जिस तरह का कांग्रेस की हैसियत क्या है पश्चिम बंगाल में? कांग्रेस की हैसियत तो देखो पिछली बार भी नहीं थी, जब अपने नुकसान की बात करें, अब की बार फिर भी कांग्रेस ने वहां कैंडिडेट खड़े किए। कैंडिडेट खड़े करके जो उपलब्धि कुछ भी रही हो, पर कैंडिडेट कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने, सबने मिलकर के वहां दोबारा कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए शायद 293 के करीब उन्होंने कैंडिडेट दिए, पिछली बार तो नहीं दिए। स्वामी जी, इनके काउंटर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी लेडी है, अच्छी नेता है? मुझे इनकी इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम पहले से वहां नहीं थे। जी भाई, देश का कोई कोना ऐसा है जहां पर कांग्रेस नहीं थी? जी। और वो एक कांग्रेस के उत्तरदायी जिम्मेदार व्यक्ति ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं थे, तो मुझे इनके कहने पर दुख भी हो रहा है। जितना आपकी बार हमने किया उतना नहीं थी, पिछली बार कैंडिडेट नहीं उतारे हमने इतने, वो कहना चाह रहा हूँ मैं। पिछली बार भी हमने इतने कैंडिडेट जो 294 से आपकी बार 293। ये है कि कांग्रेस जब तक एकला चलोरे की नीति पर नहीं चलेगी, तब तक कांग्रेस की दुर्दशा निरंतर बढ़ती जाएगी। कारण क्या है कि एकला चलो में चाहे जीत हो चाहे हार हो, लेकिन उससे 100 कार्यकर्ता, 500 कार्यकर्ता, 10,000 कार्यकर्ता क्षेत्र से जुड़ते हैं। मैं समझता हूँ कन्हैया जी भी इस बात से सहमत हैं। ये बिल्कुल पक्का, उससे कार्यकर्ता। अब प्रश्न ये है कि हम एक नीति पर आ जाएं कि हमें तो एक व्यक्ति टारगेट करना है, हमें तो एक व्यक्ति को हराना है, तो कांग्रेस के पतन का कारण वही है। कांग्रेस ने जो लक्ष्य बांध लिया है और हर बात का विरोध करने का, गलतियां, मैं ये नहीं कहता कि कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कोई भूलें नहीं हुई होंगी या किसी से भूल होती नहीं है, या वो कोई सर्व जो है संपन्न, गुण संपन्न हो कोई व्यक्ति, लेकिन जिस तरह से वो विरोध करते हैं, अभी भी देखो आप अंडमान निकोबार द्वीप में इसलिए गए हैं कि भारत वहां पर अपने रक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है, और वहां पर वो पर्यावरण के लिए फोटो खींच रहे हैं, वो भी चोरी छिपे खींच रहे हैं, न कांग्रेस के उस पर डाल के गए वो सूचना में कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, न कह के कभी जाते हैं। तो कांग्रेस इंदिरा जी के समय में नेतृत्व एकल था, अकेली नेता थी, लेकिन फिर भी परिवार जैसा भाव था। मेरी बात को मेरे साथी अन्यथा ना लें। अब स्थिति ये है कि बाकी सब CEO तो हो सकते हैं, नीचे से लेकर CEO कांग्रेस में हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के मालिक तो माँ बेटे हैं, वही हैं, और वही उनके पतन का कारण है। तो पश्चिम बंगाल में हार के लिए क्या गांधी परिवार जिम्मेदार है? जी, पश्चिम बंगाल में जो हार हुई है कांग्रेस की, गांधी परिवार जिम्मेदार है वहां? नहीं, पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस कहीं थी नहीं मुकाबले में, इसलिए मैं उनको क्यों जिम्मेदार ठहराऊंगा। लेकिन बीच में जब राहुल जी गए तो उन्होंने आलोचना की, अब उसका असर कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा वो तो अलग चीज है, लेकिन एक और हम सहयोगी हैं इंडिया उसमें, और दूसरी ओर उनकी कड़ी आलोचना इसी चुनाव में जो है राहुल जी ने
उनकी ममता जी की, अब वो सही है या माननीय कन्हैया जी सही है, नहीं, ये अलग बात देखिए है। कांग्रेस अपने आप को, मैं कह रहा हूँ पिछले दिनों में बंगाल में जितने कैंडिडेट नहीं दिए, आपने जो बात कही, मेरा भी सोच यही है कि कांग्रेस को अकेले चलने की प्रवृत्ति डालनी चाहिए। जो समझौतावादी स्टेट उन्होंने किए हैं, जैसे यूपी में भी उन्होंने समझौता उससे मुलायम सिंह जी से किया, वहाँ उन्होंने उससे किया था, तो बंगाल में अब की बार उन्होंने सोच समझ करके 293 कैंडिडेट उतारे, कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में 1000, 500, 2000, 50,000, 30,000 उनके वोटर तो बढ़ेंगे। तो मैं तो यह आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, कांग्रेस को देश के हित में, देश को जिस तरह से आजादी की लड़ाई उन्होंने अकेले लड़ी, कांग्रेस के दम पर लड़ी, बुजुर्गों के हिसाब किताब को देखती हुई उनको कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, जैसे कई, वैसे तो हर गांव में, हर गली अली मोहल्ला में कांग्रेस का वर्चस्व है, वो परसेंटेज चाहे कितनी रही हो, परिस्थिति चाहे कितनी रही हो, कारण आज देश में जिस ढंग का वातावरण है बना रखा है मोदी जी ने, बीजेपी ने, हिंदू मुसलमान का जो कार्ड खेल कर रखा है, 80-20 का जो रेशो दे रखा है, धर्म और जाति की राजनीति कर रखी है, अस्पृश्यता की राजनीति कर रखी है, अविश्वसनीयता, संवैधानिक संस्थाओं को जो तोड़ने के लिए और यूज करने की जो प्रवृत्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह में हो गई है कि ईडी के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से आप कितना टॉर्चर करोगे सामने वाला। आज आसाम की बात करें, कांग्रेस का में जो मुख्यमंत्री थे वो आसाम वाले, उनको तो जेल जाना चाहिए था, आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। महाराष्ट्र में जिनको जेल जाना चाहिए था आज सत्ता में बन के बैठे हैं। आज आपने ग्वालियर वाले राजा की बात करो, आज कहाँ कैसे होना चाहिए था, आज उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो इनको तोड़ने की जो राजनीति है, आज पंजाब में आप देख रहे हो 7-7 एमपीज को आपने तोड़ करके मिला दिया। चुनाव आ रहे थे, सीबीआई ने चुनाव हराया है क्या? बिल्कुल, जनता आ रहा है। आप जनता को तो आपने वोट देने खा दिया। बंगाल की स्थिति तो आपने, जितनी अमेरिका ने उसमें युद्ध में सैनिक नहीं भेजे, कितने 2.5, 3, 4 लाख आपने फौजी सिर्फ इसी बात को भेज दी ममता को घेरने के लिए। आप प्रजातंत्र है, चुनाव करा रहे हो, आज आगजनी हो रही है, आज बीजेपी कांग्रेस के ममता के कार्यालयों को जला रही है, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार, मारपीट वगैरह, ये क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देख रहा, टीवी दिखा रही है, आप मीडिया दिखा रहा है, क्या घटनाएं घट रही है। बताइए स्वामी। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए ये सारी व्यवस्था की गई और वो निरंतर जो है अनियमितताएं करती आई, जो सीबीआई से कागज छीन लाई, ईडी से कागज छीन लाई। क्या ये मुख्यमंत्री के स्तर की बात है कि एक डकैती जैसे जाएं हम झपटा झपटी कर रहे हैं पुलिस? आप ये देखिए कि बंगाल में आपदा आई और उस आपदा प्रबंधन की मीटिंग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी वहां पधारे कलकत्ता, तो मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में नहीं आए और कहने के बावजूद भी वहां के मुख्य सचिव को भी उन्होंने नहीं आने दिया, जबकि वो मीटिंग हो रही थी बंगाल में आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है। तो जहां सवाल ये है वहां ये बचाव कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का कि जिसके मन में जनता का, उन्होंने एक चीज पकड़ ली, सीपीएम ने बांग्लादेशियों को घुसा करके उनके वोट लिए, उनको जो है उनके वोटों से, और उन्होंने 33 वर्ष राज कर लिया। वही फार्मूला उन्होंने अपना लिया कि बांग्लादेशियों को, भाई जो हैं वो तो निकलेंगे, ये बात सही है कि जितने निकाले जाने चाहिए थे नहीं निकले, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन वो निकलने चाहिए। वो न केवल चुनाव पद्धति के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि हमारे राष्ट्र की अस्मिता के लिए भी खतरा है। नहीं, कन्हैया जी ने कहा कि वोट नहीं देने दिया, कुछ लोगों नाम काटे गए, लाखों लोगों को नाम काट दिए। नाम जो काटे गए ना वो चुनाव आयोग के द्वारा काटे गए। चुनाव आयोग तो कठपुतली है, चुनाव आयोग अपने आप में संवैधानिक चुनाव आयोग का सवाल ये है, जब एक सदस्यीय चुनाव आयुक्त होता था, सेन वर्मा होते थे, तब माननीय इंदिरा जी जो आदेश देती थी वो मानते थे। कभी किसी ने चुनावों पर हो अल्लाह और निष्पक्षता पर कभी बात नहीं आई, क्योंकि चुनाव की संस्था एक जो है विधिक संस्था है और उससे हमारी पूरी संसार में बदनामी होती है, हमारी व्यवस्था की भी बदनामी होती है। अब सवाल यह है कि आप मनोहर सिंह जी को, MS गिल साहब को चुनाव आयुक्त बनाते हैं और उसके बाद में फिर उनको जो है कार्यकाल पूरा होने के बाद मंत्री बनाते हैं। राजीव कुमार जी को भी आप ऐसे ही बढ़ाते हैं।
एस कुरैशी साहब ने तो हद कर दी, जी जो कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अल्लाह को प्यारे हो जाए। ये ट्वीट डाला उन्होंने और उस ट्वीट को वापस लिया। अब आप ये बताइए, ऐसा व्यक्ति निष्पक्ष रहा होगा जो अपने प्रधानमंत्री की ये मतलब मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहा है अल्लाह से? अगर मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं तो आप जवाब दे, कहीं पर भी ऑन रिकॉर्ड। ईडी सीआईडी जगह कांग्रेस धरातल पे काम करे तो कुछ मजबूत हो मिल सकती है। कांग्रेस अब धरातल पे ही काम कर रही है। अब राजस्थान में देखो तो भी धरातल पे काम कर रही है। ऐसा ठीक है, हार जीत तो एक अलग गेम चल रहा है। हार जीत के मामले में तो पूरा हिंदुस्तान ने, पूरी वर्ल्ड कह रहा है, जिस तरीका को ईवीएम को पूरे संसार ने नकार दिया उसको मोदी जी लागू कर रहे हैं। जिस चीज को पूरे संसार ने नकार दिया उसको लागू करके, चतुराई करके, बेईमानी करके, ईडी सीबीआई को छापा मरवा करके ये काम जो कर रहे हैं प्रजातांत्रिक तरीका से, संवैधानिक तरीका से मोदी जी राज कर नहीं रहे हैं। मैं कितनी बार कहूंगा, पर ये आज देश का वातावरण अच्छा नहीं है। ईवीएम किसके समय लागू हुई बताओ कहना ये कब हुई है? और 2014 में जब चुनाव उसके बाद फेल हो गई, किसकी उसके बाद फेल हो गई, उसको मान लिया, बताओ ये मान लिया। जब से 14 के बाद मोदी जी आए हैं, इन्होंने उसको हैक कर लिया। आज भी टीवी मीडिया पर बता रहे लोग हैक, आज भी बता रहे। बार ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ईवीएम में गड़बड़ी के बारे में फला तारीख को फला स्थान पर उपस्थित हो। क्या हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी से, न केवल कांग्रेस से, बल्कि वो ज्यादा हो सकते थे केजरीवाल साहब, किसी भी पार्टी से एक भी तकनीशियन और एक भी राजनेता नहीं गया कि हम ईवीएम को हैक करके बताते हैं। अभी केरल में जो जीत हुई है वो ईवीएम हैक नहीं हुई वहां? नहीं, केरल का तो माहौल पहले से ही था। अच्छा, इतना तो वो छोड़ता है 10% 20% तो आप इतना चतुर है तो उसके बराबर चतुराई और बेईमानी का उसके उसी बात जब उसको पता लगता है कि माहौल उसमें किसी स्टेट में किसी का माहौल है तो उसको तो नेगलेक्ट नहीं करता आदमी, जनता पहले से ही समझ जाएगी। लेकिन बंगाल का जिस ढंग से इन्होंने 1-2 साल से जिस ढंग का काम किया है, मैं कहता हूँ ये प्रजातंत्र नहीं है। जो देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का बिड़ला लगा के चलता हो वो काय का देश का प्रधानमंत्री है? ये तो शर्म आती है। नहीं, कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने पार्टी का बिड़ला लगा के नहीं चलता है। सिर्फ एक मोदी जी है जो फूल, कमल का फूल छाती पर लगा चलते हैं। कभी भी देश में प्रधानमंत्री इतने देखे हो, पार्टी का पंजा, पार्टी का सिंबल कभी भी प्रधानमंत्री ने लगाया नहीं अपनी छाती पर। बताओ, और उसने विकास की बात की। 13-14 प्रधानमंत्री हो गए। किसी प्रधानमंत्री ने संसद में पहुंचने से पहले संसद के द्वार पर ढोक दिए? वो तो फर्जी है, वो फर्जी है, फर्जी है, बिल्कुल। वो तो उसका किसी ने ढोक दी है, उसका तो नाकारापन है उसका। किसी भी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के, वाल्मीकियों के बिठा करके 10 आदमियों के सामने और उनके पैर धोए हैं। मुझे तो आप मुझे बता दीजिए, जनजाति का एक भी राष्ट्रपति कांग्रेस ने अपने शासन में बनाया? क्यों? एक कौन बनाया, नाम बताइए आप जनजाति का। वेंकटरमन वो तो बहुत साउथ के थे ना एक बार। साउथ, पूरी साउथ जनजाति, वेंकटरमन ब्राह्मण थे, वो तो थे ब्राह्मण। नहीं तो जनजाति की कह रहा हूँ मैं। अब जनजाति का ठीक है, उठा कर मीरा कुमार जी का मैं बहुत आदर करता हूँ। अब लोकसभा अध्यक्ष उनको बनाया। सुनिए, अब उनको राष्ट्रपति के चुनाव में कब खड़ा किया, जबकि पता था कांग्रेस को कि इस समय राजग के पास पूर्ण बहुमत है, उनकी हार सुनिश्चित है। अब सवाल है, चुनाव प्रचार के दौरान मीरा कुमार तो दलित हैं चूंकि वो इनकी हैं, और रामनाथ कोविंद का दलित नहीं है चूंकि वो हमारे हैं। अगर दलित की जो परिभाषा आमतौर से की जाती है, मैं तो इस दलित शब्द में विश्वास नहीं करता और ये असंवैधानिक शब्द है मेरी नजर में, लेकिन जो चलन में है तो हमारा दलित तो मतलब दलित नहीं है, और जो इनका दलित है भाई मीरा कुमार जी की और उनकी संपत्ति की तुलना, पद की तुलना, की तुलना। मैं कहना चाहता हूँ ये जो चुनाव है धर्म के नाम पर लड़ा गया, जाति के नाम पर लड़ा गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा गया। 14 से लेकर अब तक आप तो ये बताइए कि मोदी जी ने ये कहा हमने इतने रेलवे स्टेशन बनाए,
या इतने हवाई अड्डे बनाए, इतने एम्स बनाए, इतने बांध बनाए, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, इतने कॉलेज बनाए। विकास की बात तो उस आदमी के दिमाग में है ही नहीं। अगर वो आदमी बात करेगा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, 80-20 की बात करेगा। इस देश की तरक्की बेहूदी के लिए उन्होंने बेचा है 3 आदमी को। देखो, इस देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वही गुजराती ने किया है। 2 गुजराती तो देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। आज की परिस्थिति में देश को जितना नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए इनको माफ करके जो विदेशों में पड़े हुए हैं। महात्मा गांधी गुजराती थे कि कहीं बाहर से लंदन से आए थे? नहीं, वो आपको शर्म नहीं आती? गुजराती, राजस्थानी, मध्य आप बताओ कौन है राजस्थानी? बुरी बात आज की तारीख में कौन है राजस्थानी? पर बहस नहीं, बहस क्यों नहीं करोगे? केवल जवाब दो आप। मेरे लिए केवल भारतीय है, नहीं, भारतीय नहीं है। गुजरातियों पे आरोप, हाँ, आप 1000 आरोप लगाइए, आप 1000 आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगाइए, मुझे उतनी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप गुजराती गुजरात में तो पटेल साहब थे, महात्मा गांधी नहीं, पर पटेल जी भी थे। मैंने उनकी थोड़ी कह रहा हूँ वर्तमान में। नहीं, मैं वर्तमान और भूत क्या होता है? आप गुजराती शब्द क्यों कह रहे हैं? गुजराती शब्द इसलिए कह रहा हूँ, गुजराती ये कहना खाने वाले भी गुजराती है और बेचने वाले भी गुजराती है। और बताओ, और तू जिस स्टेट का आदमी हो। और वो राजीव गांधी के पिताजी का क्या नाम था? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी कहाँ के थे? कहाँ थे? कहाँ के थे आपको पता है? वो बात कहाँ के? उनकी बात क्या ठीक है? वो गुजराती नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे। पर उनकी वो आपके सत्ता में थे क्या? आपके सत्ता में जो गड़बड़ कर रहा है स्वामी जी, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। आपके सत्ता को जो देश को बेचने में उनके बारे में कह रहा हूँ, देश को जो खरीदने में उसके बारे में कह रहा हूँ। उन्होंने देश खरीदा, उन्होंने बेचा था क्या? कांग्रेस, उन्होंने देश का निर्माण भी किया उन लोगों ने। सुनो आप, हाँ, निर्माण किया, उसका परिणाम सुनो आप। हाँ, उनकी समाधि पर उनके ससुर साहब कभी नहीं गए, उनकी समाधि पर माननीय इंदिरा जी कभी नहीं गई, उनकी समाधि पर दोनों बेटे कभी नहीं गए। दोनों बेटों की जो है बहू, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। मोदी ने तो जीती लोग अपनी घरवाली वो तो घरवाली कोई शिकायत है क्या? क्यों नहीं शिकायत है? आपके यहाँ ये? अरे यार, कैसी बात कर रहे हो? आप क्या आई? महिला के उत्थान नहीं, आप क्या आई? आप एक वक्तव्य बताओ। गांधी जी आपके पास आए थे, एक वक्तव्य बताओ। तो ये जो केवल उनका जो ये कह रहे हैं ना, वो देश है, आप केवल कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, केवल लोगों ने देश को बेचा है। केवल एक कारण था आजादी के बाद संसद में पहली बार भ्रष्टाचार का जो मामला उठाया, वो माननीय फिरोज गांधी ने उठाया मुंदड़ा कांड में। और जब भरी संसद में, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, ऐसी नहीं इधर उधर की बात है, भरी संसद में उस जमाने में एक से एक दिग्गज सांसद हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और दूसरे विद्वान भी थे। भरी संसद में जब उनसे ये कहा गया फिरोज जी से कि क्या इस चोरी में, क्या इस भ्रष्टाचार में आपके ससुर साहब भी दोषी हैं, आप ये कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ससुर साहब इसमें दोषी हैं, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने भाषा नहीं। बहस को ऐसे ले जाएं, मैं पश्चिम बंगाल केरल का बहस रखना चाहता हूँ स्वामी जी। नहीं, ये भ्रष्टाचार पर जिस पे कह रहा हूँ मैं, इसलिए ये बात आई कि अरे एक छोटा सा आदमी हमारे यहाँ आता था, नौकरी करता था, वो उनकी माँ की सेवा की, उन्होंने इंदिरा जी की माँ की बहुत सेवा की, फिरोज गांधी जी। वो आपको क्यों याद आ रहे हैं? मोदी जी क्यों? इसलिए जो है गड़बड़ कर रहे हैं आप, गड़बड़ सुनो, रेलवे लाइन बनती थी, आज बजट पेश हुआ, 10 साल तक जो है नहीं बनी। अरे बजट पेश करने वाली का पति क्या कह रहा है? आप सीतारमन का पति से बात करो, वो क्या कह रहा है कि चोटी है ये? क्या वक्तव्य बताओ मुझे कहीं। तो देखो, आपको उठाकर उसके पति क्या कह रहा है उसके बारे में? किसमें? उसका पति क्या कह रहा है? किसमें आया? मेरी भाई बात आप कोट करो, आप पूछो। नहीं, कोट आप सुब्रमण्यम स्वामी रोजाना कह रहे हैं आपके, आप कोट, आप सुब्रमण्यम स्वामी रोजाना कह रहे हैं, कोट करो, कोट कर रहे हैं ना सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? नहीं, सोनिया गांधी जी के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो कहता है तो मानना चाहिए ना, माना इन्होंने। पर आज ये कह रहा है मोदी जी के बारे में क्या? जहाँ भी रेलवे लाइन डल रही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन। स्वामी जी, मेरे सवाल जवाब ये दीजिए, अभी कांग्रेस की जो हार हुई है एक तरीका से, आप कम शब्दों में बताएं किस रूप में लेते हैं? भाई देखो, कुल मिलाकर तो मैं ये मानता हूं
कि देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये मेरी धारणा है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। और कांग्रेस को इतनी आलोचनाएं करने के बावजूद ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक पार्टी 2 सदस्यों पर सिमट गई थी, उसमें एक सीट उसकी रामाराव जी की कृपा से आई थी और एक सीट को गुजरात से जीती थी। तो 2 वाली का आज पूरे लगभग 75% भारत में शासन है। इसलिए मैं इनसे विनम्रता पूर्वक ये अनुरोध करूंगा कि आप आलोचनाएं कितनी भी करें, आपकी आलोचनाओं का स्वागत है, चाहे वो सही है या गलत है, लेकिन कम से कम ये प्रेरणा तो भाजपा से लें कि वो जो है सन 84 में और उसके बाद में 2014 में, हालांकि वाजपेयी पहले पीएम बन गए थे, 96 में बने, फिर 98 में बन गए थे, लेकिन हम 2014 से ही लंबी पारी मान लेते हैं, तो भी उन्होंने 30 साल में अपने को खड़ा कर लिया। कांग्रेस को जो है भाजपा से प्रेरणा लेने की जरूरत भी है। जरूरत है कांग्रेस को प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये अडवाणी जी को किनारे कर दो, जोशी जी को किनारे कर दो, बुजुर्गों को पूछो मत, ईडी का प्रयोग करो, सीबीआई का प्रयोग करो, ईसी का प्रयोग करो, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ो। आज सुप्रीम कोर्ट के छह चीफ जस्टिस ये कहते हैं जस्टिस कि देश संविधान खतरे में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज देश का वातावरण अच्छा नहीं है। जब से देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी जी आए, देश में आज यह सामाजिक संस्थाएं खराब होती जा रही है। देश में दंगे फसाद में ये चल रहे हैं। देश को चलाने के सामगंड नहीं करें और आप देश को शांति से चलाने का प्रयास करें। देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करें मोदी जी। पूरी सिंडिकेट को इंदिरा जी ने दल से बाहर निकालो। हमारे जो नाम बोल रहे हैं। धन्यवाद। अभी आते हैं।